जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के पूर्व के प्रश्नपत्रों का कि कैसे इसका व्याख्या किया जाएगा। आज गतांक से आगे का हम चर्चा करेंगे। सन 2018 का पार्ट जो 3 हुआ था एग्ज़ाम, उसमें भी हम लोग मूल विधि का 4 क्वेश्चन कर चुके थे। 5वें क्वेश्चन से आज हम लोग चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्ति द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा अतिशयोक्तियों में तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरा अनुभव है। यदि आप 5 साल पेपर को मेरे साथ जो सन 2007 से हम लोग इसका चर्चा कर रहे हैं और सन 2018 का जो पार्ट 3 है, अगर जो वहाँ तक आप चर्चा कर लेते हैं तो नो डाउट जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक तैयारी करने वाले व्यक्ति से कहीं ना कहीं आज ज़रूर अधिक होगा। क्योंकि जो मेरा वीडियो है, अगर जो आप चाहेंगे तो एक दिन में बैठ करके सन 2007 से लेकर के सन 2018 तक देख सकते हैं और एक बार रिवाइव कर सकते हैं। ऐसे अगर जो आप पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है 1 साल का पेपर देखें, दूसरे साल का देखें, उसके बाद से आप अपने में मशगूल हो जाएं। लेकिन अगर जो वीडियो के साथ आप देखते हैं एक साथ, तो आपको नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ेगा। खैर, ये मेरा ओपिनियन है, अपना अपना सबका धारणा होता है। कुछ लोग वीडियो देखकर पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे ही धुरंधर हैं, रात रात भर पढ़ते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी पढ़िए, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। कहीं ना कहीं से आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। आते हैं विषय पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए छाता बनाने वाले एक कारखाने का स्वामी है। वह उस कारखाने का विक्रय करना चाहता है। यद्यपि कारखाने की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 400 छाते बनाने की है। ये दुरुपदेशन द्वारा बी को गलत विश्वास कराता है कि कारखाने में 500 छाते प्रतिदिन बनाए जाते हैं। बी कारखाने को खरीद लेता है और तत्पश्चात इस संविदा को ए के दुरुपदेशन के कारण शून्यकरण होने का अभिकथन करते हुए अपास्त कराना चाहता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के लागू होने वाले बंदों के आलोक में उपरोक्त प्रतिपादना की विवेचना कीजिए। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 में इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि जबकि किसी करार के लिए सम्मति प्रपीड़न, कपट या दुरुपदेशन से कारित हो, तब वह करार ऐसी संविदा है जो उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय है जिसकी सम्मति ऐसे कारित हुई थी। संविदा का वह पक्षकार जिसकी सम्मति कपट या दुरुपदेशन से कारित हुई थी, यदि वह ठीक समझे तो आग्रह कर सकेगा कि संविदा का पालन किया जाए और वह उस स्थिति में रखा जाए कि उसमें वह होता यदि किए गए अव्यपदेशन सत्य होते। मतलब जो शून्यकरणीय संविदाएँ हैं उसमें ऑप्शन उसके ऊपर होता है कि जिसके साथ दुरुपदेशन हुआ है, उसके विकल्प पर होता है कि वो संविदा को इन्फोर्स कराए कि न कराए। अगर जो कराता है तो वैध संविदा है, नहीं कराएगा तो शून्यकरणीय संविदा है, उसके विकल्प पर वो शून्य हो जाएगा। इसमें एक अपवाद है, कह रहा है कि यदि ऐसी सम्मति दुरुपदेशन या ऐसे मौन द्वारा जो धारा 17 के अर्थ के अंतर्गत कपटपूर्ण है कारित हुई थी, तो ऐसा होने पर भी संविदा शून्यकरणीय नहीं है यदि उस पक्षकार के पास जिसकी सम्मति इस प्रकार कारित हुई थी सत्य का पता मामूली तत्परता से चला लेने के साधन थे। और इससे एक रिलेट करके एक इसमें दृष्टांत भी है, और दृष्टांत यही है कि उसमें वह व्यक्ति पड़ताल करता है उसके कारखाने का, जो इसका खंड ख वाला दृष्टांत है, और पड़ताल करने के बाद भी वो क्रय करता है। यहाँ चूँकि कहीं से ये नहीं क्वेश्चन में लिखा है कि उसने छानबीन किया, चूँकि अपवाद में कह रहा है कि यदि वह छानबीन करने के लिए सक्षम था और कर सकता था, उसके बाद भी नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि उसके साथ मतलब कपट नहीं हुआ है। चूँकि दोनों प्रॉब्लम में एनालिसिस करके आपको आंसर देना है, तो इसमें यह लिख सकते हैं कि यदि वो छानबीन करने का उसके पास साधन था लेकिन उसने नहीं किया, तब ये शून्यकरणीय नहीं होगा। अन्यथा अगर जो जिस तरीके से प्रॉब्लम दिया गया है
प्रॉब्लम के उत्तर में ये माना जाएगा कि दुरुपदेशन उसके साथ हुआ है और उसके विकल्प पर शून्यकरणी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत यथा परिभाषित उपनिधान, उपनिधाता और उपनिहिती शब्दों की विवेचना कीजिए। तो संविधान अधिनियम की धारा जो 148 है उसमें बताया गया है कि उपनिधान कौन होता है, उपनिहिती कौन होती है, उपनिधान किस बात का होता है, उपनिहिती कौन होती है, उपनिधाता कौन होता है। तो उसमें धारा 148 में ही कहा गया है कि जब किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को माल का परिधान किसी प्रयोजन के लिए दिया जाता है और वह प्रयोजन पूर्ण हो जाए, तो पूर्ण होने के पश्चात उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा प्रदान किया गया था उसको या तो उसके निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को वह संपत्ति व्यनित कर दी जाती है, तो इसको ट्रांजैक्शन को उपनिधान कहा जाता है। अब उसमें जिस व्यक्ति द्वारा संपत्ति को प्रदान की जाती है उसको उपनिधाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जो है उसको धारित करता है उसको उपनिहिती कहा जाता है और उस सारे ट्रांजैक्शन को उपनिधान कहा जाता है। अब इसके बाद से क्वेश्चन है 7, क्षतिपूर्ति वादी पर वाद लाए जाने पर उसके अधिकारों की विवेचना करिए। तो एक तो क्षतिपूर्ति की संविदा जो धारा 124 में दिया गया है और उसमें बताया गया है कि क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होती है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है धारा 125 से, और 125 में बताया गया है कि क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाए तो क्या क्या होगा अधिकार। तो उसमें 3 तरह के अधिकार बताए गए हैं। पहला तो कहा गया कि ऑल डैमेजेज, यानी कि वह सब नुकसानी जिसके संदाय के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए जो किसी ऐसे बात के बारे में हो जिसे क्षतिपूर्ति करने का वह वचन लागू हो। दूसरा कहता है कि ऑल कास्ट, यानी कि वे सब खर्चे जिनको देने के लिए वह ऐसे किसी वाद में विवश किया जाए यदि वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने में उसने वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन न किया हो और इस प्रकार कार्य किया हो जिस प्रकार कार्य करना क्षतिपूर्ति की किसी संविदा के अभाव में उसके लिए प्रज्ञायुक्त होता, अथवा यदि वचनदाता ने वह वाद लाने या प्रतिरक्षा करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो। और तीसरा कह रहा है कि ऑल सम्स, यानी कि वे सब धनराशियाँ जो उसने ऐसे किसी वाद के किसी समझौते के निबंधनों के अधीन दी हो यदि वह समझौता वचनदाता के आदेशों के प्रतिकूल न रहा हो और ऐसा रहा हो जैसा समझौता क्षतिपूर्ति की संविदा के अभाव में वचनग्रहीता के लिए करना प्रज्ञायुक्त होता, अथवा यदि वचनदाता ने उस बात का समझौता करने के लिए उसे प्राधिकृत किया हो। तो इन सब चीज़ों का वो लेनदार होगा, उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। और यह बात एडम्सन बनाम जार्विस के मामले में कहा गया था, जिसमें आप लोग को पहले भी हम उदाहरण दिए थे कि गाय का जिसको अनधिकृत रूप से बेच दिया गया, यानी कि उसकी गाय नहीं थी लेकिन उसने उसको कहा, किसी व्यक्ति को प्राधिकृत किया कि मेरे गायों को बेच दो, बाद में पता चला उसकी गाय नहीं है। जिस व्यक्ति की गाय थी उसने क्षतिपूर्ति का डिमांड किया, मतलब उसे वसूली किया, तो जो उसको क्षति हुई थी जिस व्यक्ति द्वारा टेंडर किया गया था गाय को बेचने का, तो वो फिर मेन व्यक्ति से वसूलने का अधिकार नहीं होगा। यही बात कहा गया इसमें, क्योंकि जब 124 आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप पूर्ण कर लेंगे। अब इसके बाद से आता है क्वेश्चन नंबर 8। ए अपने 5 वर्षीय पुत्र को एक कालीन कारखाने में काम करने के लिए बी को भाड़े पर देने के लिए करार करता है। क्या ऐसा करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा? कारणों सहित उत्तर दीजिए। जी नहीं, प्रवर्तनीय नहीं होगा, क्योंकि ये धारा 10 और धारा 23 को रिलेट करके इसको देखना है। धारा 10 में बताए गए हैं कि कौन से करार किए जा सकते हैं और किसके द्वारा किए जा सकते हैं। तो इसमें कहा गया है धारा 10 में कि कौन से करार संविदाएं हैं। सब करार संविदाएं हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और एतद् द्वारा व्यक्त घोषित शून्य घोषित नहीं किए गए हैं। मतलब सक्षम पक्षकार होने चाहिए और विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया होना चाहिए। और विधिपूर्ण उद्देश्य क्या है या विधिपूर्ण प्रतिफल क्या है वो धारा 23 में बताता है।
जब हम धारा 23 को पढ़ते हैं तो धारा 23 में लिखा है कि कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है, कौन से नहीं। करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध हो अथवा वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, अथवा वह कपटपूर्ण हो, अथवा उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वलित या विवक्षित हो, अथवा न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध माने। इन दशाओं में से हर एक में करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध कहलाता है। हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हो शून्य है। इसमें जो उद्देश्य है वो विधि विरुद्ध है, क्योंकि जो विधि विरुद्ध उद्देश्य है और ये धारा 23 सीधे सीधे कह रहा है कि वो शून्य होगा। तो इस आधार पर जो करार किया गया है, एक को जो 5 वर्षीय बालक है उसको विधिपूर्ण उद्देश्य के प्रयोजन से, मतलब ये विधिपूर्ण उद्देश्य नहीं माना जाएगा, विधि विरुद्ध उद्देश्य माना जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विधि का उल्लंघन कर रहा है। तो इस आधार पर ये शून्य होगा इनका करार। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय भागीदारी अधिनियम के अध्याय 3 के अंतर्गत यदा विहित भागीदारों के एक दूसरे के प्रति संबंधों की विवेचना कीजिए। धारा 9 से लेकर के धारा 16 तक में बताए गए व्यवस्थाएं हैं कि क्या क्या अधिकार हैं उनके, क्या क्या उनका जो है कर्तव्य है। तो 2 तरह के देखिए कर्तव्य, इसमें एक आदेशात्मक कर्तव्य है, एक निर्देशात्मक कर्तव्य है। जो आदेशात्मक कर्तव्य है उसको करना ही करना है। वह बताता है आपका धारा 9 में और धारा 17 में, धारा 10 में भी है, 13 में भी है। अब जो आदेशात्मक कर्तव्य है उसके अंतर्गत आता है फर्म के कारोबार को सर्वाधिक सामान्य फायदे के लिए चलाना, एक दूसरे के प्रति वफादार व विश्वासपरायण होना, सही लेखे व संपूर्ण जानकारी देना, कपट द्वारा फर्म को होने वाली हानि के लिए क्षतिपूर्ति करना। और जो निर्देशात्मक कर्तव्य हैं वो धारा 12 ख 13 च में दिया गया है, कर्तव्यों का तत्परतापूर्वक पालन करना। फिर 13 ख में है हानि को अविदाय करने से रोकना। उसके बाद से हानि का अविदाय करना, मतलब जो हानि हुई है उसका पेमेंट किया जाना। फर्म की संपत्ति का उपयोग किया जाना जो 15 में दिया गया है। और उसके बाद से फर्म के कारोबार में निजी लाभ का उपार्जन न करना धारा 16 क में दिया गया है। फर्म के कारोबार को उपयोगी कारोबार न करने का कर्तव्य धारा 16 ख में दिया गया है। और प्राधिकार के भीतर कर्तव्यों का निर्वहन ये बताया गया है। और भारतीय भागीदारी अधिनियम के अनुसार जो अधिकार होंगे वो बताए गए हैं। धारा 11(2) में व्यापार अवरोधक करार करने का अधिकार, दूसरा है कि न करने का अधिकार, कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार 12 क में है, मत प्रकट करने का अधिकार बहुमत से अधिकार जो है 12 ग में है, फर्म के बहियों का निरीक्षण करने का अधिकार तथा उसका नकल प्राप्त करने का अधिकार 12 च में है, पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार 13 क में है, लाभांश पाने का अधिकार 13 ख में है, लगाई गई पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार 13 ग में है, घ में भी है, और फर्म से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार धारा 13 के उपखंड 5 में है। इस तरीके से ये है टाइटल। आप लोग उसको पूरा 9 से लेकर 17 तक आप लोग धाराओं को पढ़ लीजिएगा। एक जो धारा 18 में दिया गया है वो भी एक कर्तव्य होता है, क्योंकि हर भागीदार एक दूसरे का फर्म के प्रति वो अभिकर्ता होता है। तो अभिकर्ता होने का मतलब हो गया कि वो सारे कार्य करने के लिए उसके ऊपर लायबल होगा, जो कि उसको करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, भूलों का परिशोधन के संबंध में फर्मों के रजिस्ट्रार को प्राप्त शक्तियों की विवेचना कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और धारा 64 से संबंधित है। और धारा 64 में बताया गया है कि कभी भी रजिस्ट्रार जब ऐसा ज्ञापन उसको प्राप्त होता है जिसमें सभी भागीदारों का लिखित रूप में एक रिजोल्यूशन होगा कि किसी प्रकार का ऐसा संशोधन जो कि करना चाहिए उनको, और उसका सारे लोगों का सर्वसम्मति से उस पर सहमति बनी हुई है, तो उस प्रकार का जो भी रिजोल्यूशन संकल्प प्राप्त होगा रजिस्ट्रार को, उसमें संशोधन करेगा। और संशोधन करने का मतलब ये होगा कि मूल रूप से जो रजिस्टर्ड था फर्म उसका, वो उसी प्रकार से उसमें माना जाएगा कि ये मूल रूप से ही फर्म है। और फिर धारा 65 में कहा गया है कि रजिस्ट्रीकृत फर्म से संबंधित किसी भी मामले का विनिश्चय करने वाला न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि रजिस्ट्रार फर्म के रजिस्टर में ऐसी फर्म से संबंधित प्रविष्टि में ऐसा कोई भी संशोधन करे जो उसके विनिश्चय के परिणाम स्वरूप और रजिस्ट्रार तदनुसार उस प्रविष्टि का संशोधन करेगा। मतलब 2 तरीके से है संशोधन। एक तो खुद जो है
धारा 64 में बताया गया है कि जो पक्षकार हैं, मतलब जो फर्म के भागीदार हैं, वही सभी लोग मिलकर के आपस में इस बात को संविदा करते हुए रिजोल्यूशन पास कर दें कि ऐसा संशोधन होना चाहिए, तब वो धारा 64 में हो जाएगा या न्यायालय के आदेश पर धारा 65 के अनुसार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन बनाया है और क्वेश्चन 12 में भी इसी प्रकार का बना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय सुखाचार अधिनियम के अंतर्गत सुखाचार शब्द से आप क्या समझते हैं। तो जो धारा 4 है उसमें बताया गया है कि सुखाचार क्या है। परिभाषा तो ये कह रहा है कि जो किसी भूमि को स्वामी या अधिभोगी को उस हैसियत में उस भूमि के फायदाप्रद उपयोग के लिए किसी अन्य भूमि में या उस पर या उसके संबंध में जो उसकी अपनी नहीं है कोई बात करने और करते रहने के लिए या किसी बात का किया जाना रोकने और रोकते रहने के लिए प्राप्त है, उसे ही सुखाचार कहते हैं। अर्थात सुखाधिकार का वह स्वत्व है जिसे किसी भूमि का स्वामी या दखल रखने वाला इस रूप में उस भूमि के हितकर उपभोग के लिए किसी ऐसी भूमि से या उस पर या उसके संबंध में जो उसकी न हो कुछ करने और निरंतर करते रहने या किए जा रहे किसी कार्य को रोकने और निरंतर रोके रखने के लिए अधिकार रखता है, तो इसे सुखाचार का अधिकार कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि क्या निम्नलिखित एक सुखाचार है। ए आने जाने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि की सतह पर जनता का अधिभोग का अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो उस हिसाब से तो गलत दिया है, क्योंकि अधिकार नहीं होगा। जब आप धारा 4 का इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे अंग, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये सुखाचार का उदाहरण के रूप में नहीं होगा और इसमें दिया भी गया है। अब ये कह रहा है कि अंग में कि क आने जाने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि की सतह पर जनता को अधिभोग का अधिकार प्रदान करता है, यह सुखाचार नहीं है। तो अब जब ये स्पष्ट दृष्टांत में ही कह दे रहा है तो इस हिसाब से इसका आंसर यही होगा कि यह सुखाचार नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी का दूसरा पार्ट कह रहा है कि ए को किसी गृह के स्वामी की हैसियत से अपने पड़ोसी की भूमि पर जाने का और उसमें स्थित भूमिगत झरने से अपनी गृहस्थी के प्रयोजनों के लिए जल लेने का अधिकार है। तो ये सुखाचार का अधिकार होगा, क्योंकि इस पे जो रिलेटेड आपका है वो दृष्टांत इसका ख है और ख कह रहा है कि क को किसी गृह के स्वामी की हैसियत से अपने पड़ोसी ख की भूमि पर जाने का और उसमें स्थित झरने से अपनी गृहस्थी के प्रयोजनों के लिए जल लेने का अधिकार यह सुखाचार है। मतलब जो धारा 4 में सुखाचार अधिनियम की धारा 4 में जो दृष्टांत दिए गए हैं क से लेकर च तक, उन्हीं सब हुबहू दृष्टांतों की उठाकर पूछ रहा है और उसमें आप लोग को एक बार पढ़ लीजिएगा कौन कौन से सुखाचार की श्रेणी में आएगा, किसको सुखाचार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्वामित्व की एकता से सुखाचार के निर्वापन हेतु बंधों से संबंधित सभी सुसंगत दृष्टांतों सहित एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जब 46 पढ़ते हैं धारा 46 को, तो धारा 46 में ये बताया गया है कि कब एक सुखाचार निर्वापित हो जाता है और निर्वापित होने का रीजन क्या है कि जो अधिसेवी संपत्ति है और जो अनुसेवी संपत्ति है उसके दोनों के ओनर एक हो जाते हैं, चाहे तो वो अधिसेवी वाले संपत्ति के स्वामी अनुसेवी वाला हो गया हो या अनुसेवी वाली संपत्ति का मालिक अगर जो अधिसेवी वाला हो गया हो, तो वो सुखाचार निर्वापित हो जाते हैं। और यही बात इसमें कहा गया है और उसके दृष्टांतों में बताया गया है कि कब ऐसे कंडीशन होंगे जिसमें सुखाचार निर्वापित नहीं होगा। तो एक लाइन का धारा है लेकिन इसमें क से लेके छ तक दृष्टांत हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि आने वाले पेपर में दृष्टांत बेस पे क्वेश्चन बना दे। अब ये कह रहा है धारा 46 कि जब एक ही व्यक्ति संपूर्ण अधिष्ठायी और अनुसेवी संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का हकदार हो जाता है तब सुखाचार निर्वापित हो जाता है। अब जो इलस्ट्रेशन है वो कह रहा है, पहला इलस्ट्रेशन, क को एक घर के स्वामी के रूप में ख के खेत का परमार्गाधिकार है। ग को क अपना घर बंधक रख देता है और ख अपना खेत बंधक कर देता है। तत्पश्चात ग दोनों बंधकों को पूर्वबंधित कर लेता है और इस प्रकार घर और खेत दोनों का पूर्ण स्वामी हो जाता है, मार्गाधिकार निर्वापित हो जाता है। तो ये तो सीधा सीधा इसका उदाहरण है। ख दूसरा इसका कह रहा है कि अधिष्ठायी स्वामी अनुसेवी संपत्ति का केवल एक भाग अर्जित करता है
तो सुखाचार का निर्वापन उस दशा के सिवा नहीं होता जिसका दृष्टांत धारा 41 में दिया गया है। मतलब कि अगर जो को शेयरर कोई हैं, तो यानी कि अगर जो एक किसी प्रॉपर्टी के दो सह खातेदार हैं, तो एक द्वारा दूसरे को अगर जो अपनी एक पार्ट का अगर जो स्वामित्व ले लिया जाएगा तो निर्वापित हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि क्या कह रहा है, वही दृष्टांत की बात कर रहे हैं कि वहाँ के सिवाय निर्वापित नहीं होंगे। मतलब कि अगर जो किसी का आप पार्ट केवल लेते हैं तो उतने से आप स्वामी पूर्ण स्वामी नहीं माने जाएंगे, बाकी का जो सुखाचार रहेगा बना होगा आपका। अब इसका दृष्टांत सी कह रहा है कि अनुसेवी स्वामी अधिष्ठायी संपत्ति का अर्जन किसी व्यक्ति के संबंध में करता है, सुखाचार निर्वापित नहीं होता है। मतलब अपने लिए न करके किसी दूसरे के लिए किया जाता है, तभी ये निर्वापित नहीं होता है। दो पृथक अधिष्ठायी संपत्तियों के पृथक पृथक स्वामी उस संपत्ति को संयुक्त रूप से अर्जित कर लेते हैं जो उन दोनों पृथक संपत्तियों के अनुसेवी हैं, सुखाचार निर्वापित नहीं होता। मतलब अगर जो हमारे पास कोई दो संपत्ति है, मैं अधिष्ठायी संपत्ति का मैं मालिक हूँ और वही दो संपत्तियों का कोई अनुसेवी है, तो उसने हमारे वाले को एक का खरीद लिया, हम उसके वाले को एक का खरीद लिए, तो यहाँ निर्वापन नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के फिर से हम लोग वहाँ पे अधिष्ठायी और अनुसेवी रहेंगे। यही उदाहरण कह रहा है। उसके बाद से इसका दृष्टांत नेक्स्ट कह रहा है, अधिष्ठायी संपत्ति के संयुक्त स्वामी अनुसेवी संपत्ति को संयुक्त अर्जित कर लेते हैं, सुखाचार निर्वापित हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा हो जाएगा तो निर्वापित हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसका उदाहरण, एक अधिष्ठायी संपत्ति के फायदाप्रद उपभोग के लिए दो अनुसेवी संपत्तियों पर एक मार्गाधिकार है। अधिष्ठायी स्वामी अनुसेवी संपत्तियों में से केवल एक को अर्जित करता है, सुखाचार निर्वापित नहीं होता है। इसके बाद आखिरी इलुस्ट्रेशन इसका है कि क को ख की सड़क पर मार्गाधिकार है। ख उस सड़क को जानता है कि जनता के लिए समर्पित कर देता है। क का मार्गाधिकार निर्वापित नहीं होता। मतलब भाई जब जनता के लिए है तो आना जाना तो उसका बना रहेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप पूर्ण कर सकते हैं। अब इसके बाद से कह रहा है कि अनुपभोग द्वारा सुखाचार के निर्वापन से संबंधित उपबंधों की विवेचना कीजिए। तो ये जो धारा 47 है, नेक्स्ट इसके आगे वाला धारा उससे संबंधित है और उसमें ये कहा गया है कि सतत सुखाचार तब निर्वापित हो जाता है जब 20 वर्ष के अटूट कालावधि तक उसका उस रूप में बिल्कुल उपभोग नहीं होता। मतलब जो 20 साल का टर्म्स होता है, अगर उसमें कहीं ना कहीं से ब्रेक होगा तो वो निर्वापन हो जाएगा। असतत सुखाचार तब निर्वापित हो जाता है जब उसका वैसे ही कालावधि तक उस रूप में उपभोग नहीं किया गया है। ऐसी कालावधि की गणना सतत सुखाचार की दशा में उस दिन से की जाएगी जिस दिन अनुसेवी स्वामी द्वारा उसका उपभोग बाधित किया गया था या अधिष्ठायी स्वामी द्वारा असंभव कर दिया गया था, और असतत सुखाचार की दशा में उस दिन से की जाएगी जिस दिन किसी व्यक्ति द्वारा अधिष्ठायी स्वामी के रूप में उसका अंतिम बार उपभोग किया गया था। और इसके बाद से कह रहा है कि प्रोविजो के परंतु यदि असतत सुखाचार की दशा में अधिष्ठायी स्वामी ऐसे सुखाचार को कायम रखने के अपने आवश्यक की घोषणा की ऐसी कालावधि के भीतर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा का 3 ये नहीं कह रहा कि अधीन रजिस्ट्री करा लेता है, तो वह तब तक निर्वापित नहीं होगा जब तक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 20 वर्ष की कालावधि नहीं बीत जाती है। जहाँ किसी सुखाचार का विधिपूर्ण रूप से उपभोग केवल किसी निश्चित स्थान पर या किन्हीं निश्चित समयों पर या किन्हीं निश्चित घंटों के बीच या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए ही किया जा सकता है, वहाँ उक्त कालावधि के दौरान किसी अन्य स्थान पर या अन्य समयों पर या अन्य घंटों के बीच या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपभोग इस धारा के अधीन उसके निर्वापन को निर्वापित नहीं करता है। मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि जैसे किसी के मार्ग का प्रयोग सिर्फ उस 4 व्हीलर लाने के लिए जब किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ता है तभी उसका उपयोग किया जाता है, तो वो तो रोज़ तो पड़ेगा नहीं। तो इसके कहने का यही मतलब कि अगर जो कहीं बीच बीच में प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि निर्वापन हो जाएगा। यह बात कि उक्त कालावधि के दौरान अनुसेवी संपत्ति पर किसी का कब्जा नहीं था या कि सुखाचार का उपभोग नहीं किया जा सकता था या कि उससे अनुसांगिक अधिकार का उपभोग किया गया था या किसी अधिष्ठायी स्वामी को उसके स्वामित्व का ज्ञान नहीं था या कि उसने उसका उपभोग वैसा करने के अपने अधिकार से अनभिज्ञ होते हुए किया था, इस धारा के अधीन उसका निर्वापन नहीं करती।
अब इसके बाद और जो इसमें बता रहा है कि इस धारा के अधीन सुखाचार वहाँ निर्वापित नहीं होता जहाँ उसकी समाप्ति अधिष्ठायी और अनुसेवी स्वामियों के बीच संविदा के अनुसरण में है। मतलब कोई संविदा किया गया कि हम कुछ समय के लिए ही इस पे अपना काम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी का मकान बन रहा है तो कुछ दिन के लिए अगला कहेगा भैया ठीक है, हाँ कुछ दिन के लिए आप इधर से आना जाना बंद कर दीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आप उस दिन में संविदा किए हैं तो आपका निर्वापन हो गया है। जहाँ अधिष्ठायी संपत्ति सहस्वामित्व में धारित की गई है और सहस्वामित्व में से एक उक्त कालावधि के भीतर सुखाचार का उपभोग करता है, या जहाँ सुखाचार आवश्यक सुखाचार है, जहाँ अनेक संपत्तियाँ एकल संपत्ति के फायदे के लिए अपने अपने में मार्गाधिकारों के अधीन हैं और मार्ग सतत है, वहाँ ऐसे अधिकार इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल सुखाचार समझे जाएंगे। दृष्टांत इसका एक ही है, कर क को अपने घर के लिए मुख्य सड़क से भ और यह संपत्तियों और बीच की संपत्ति म पर से मार्गाधिकार घर से अनुबद्ध है। 20 वर्ष समाप्त होने से पूर्व क अपने मार्गाधिकार का प्रयोग भ पर करता है, म और यह पर उसके मार्गाधिकार निर्वापित नहीं होते। मतलब जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कुछ खास अवसरों पर ही उसका प्रयोग किया जाता रहा है, तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब एक बता रहा है इसमें कि पूर्विक हित के अधीन और अजात व्यक्ति के तो इस तरीके से इसको दिया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 13 है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत यथाविहित दृष्टांत सहित अजन्मा व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण से संबंधित दुबंधों की विवेचना कीजिए। तो धारा 13 जब संपत्ति अंतरण अधिनियम आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो धारा 5 है, 5 कहता है कि जब भी कोई अंतरण होगा तो सिर्फ जीवित व्यक्तियों द्वारा और जीवित व्यक्तियों को ही किया जाएगा। यहाँ एक प्रकार से धारा 13 में एक अपवाद है कि एक अजन्मे व्यक्ति यानी कि जो जीवित नहीं है उसको भी अंतरण किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि प्रायर इंटरेस्ट किसी के जीवित व्यक्ति के पास वो निहित करना पड़ेगा, और अजन्मे व्यक्ति को जब भी संपत्ति जाएगा तो एब्सोल्यूट जाएगा। मतलब पहला कंडीशन यही है कि आज़ाद व्यक्ति के लिए आप कोई हित सृष्ट कर सकते हैं, लेकिन वह हित क्या होगा, पूर्ण रूपेण जाएगा। मतलब पूर्ण रूप से वह हित जाएगा, इंटरेस्ट। और उसके पहले कोई व्यक्ति होगा जिसके पूर्विक हित जो है न्यस्त किया जाएगा, मतलब उस संपत्ति को उसमें हित न्यस्त किया जाएगा, और तब जब ही वो बच्चा पैदा होगा उसमें एब्सोल्यूट राइट उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब ये 2 कंडीशन है, और धारा 14 में ये बताया गया है कि कब तक उसको रोका जा सकता है। ये उसके लिए कहा गया है कि सिर्फ उसके बीच में जो एक कंडीशन बताए गए हैं उन्हीं को, न कि एक बहुत लंबा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के फिर लास्ट में कहें कि 5वीं पीढ़ी को जाएगा अजन्मे व्यक्ति को। हम जब भी कोई बात कहेंगे तो उसी को कहेंगे कि एक व्यक्ति कोई जीवित हो, उसको उसको सिर्फ वो भोग का इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जो अजन्मा है उसको संपूर्ण रूप से हित दिया जाएगा। तो पूर्विक हित के अधीन क्या होगा, कह रहा है कि आजाद व्यक्ति को संपत्ति दिए जाने से पूर्व उसी संपत्ति में एक पूर्विक हित का सृजन अवश्य किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में संपत्ति अंतरण की तिथि और आजाद व्यक्ति के अस्तित्व में आने के बीच किसी व्यक्ति में अवश्य ही निहित होनी चाहिए संपत्ति। और आजाद व्यक्ति को संपूर्ण हित का अंतरण तब होगा यानी कि आजाद व्यक्ति को संपूर्ण संपत्ति में संपूर्ण हित प्राप्त होना चाहिए, अर्थात आजाद व्यक्ति को पूर्विक हित की समाप्ति पर संपूर्ण अवशिष्ट हित प्राप्त होना ही चाहिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों की विवेचना करिए। देखिए धारा 69A में है, और धारा 69 कैपिटल A में रिसीवर की नियुक्ति तभी होती है जब धारा 68 के तहत किसी संपत्ति को विक्रय कराने का राइट होता है। तो हम लोग उसको चर्चा करेंगे, चूँकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, लेकिन इसमें बहुत शार्ट में इसका आंसर दिया गया है, और वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा। हमने जिन जिन बातों को कहा है मुझे विश्वास है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। जिन धाराओं का मैंने चर्चा किया है उनको आप लोग देख लीजिएगा। केस लॉ का कुछ इसमें खास रोल नहीं रहा है, क्योंकि बेयर प्रोविज़न ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।